हेलो गाइस, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 3 पूरी कवर अप कर ली थी। हमारी लास्ट वीडियो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4, एसेप्टिक एरिया एंड माइक्रोबियल कंट्रोल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसेप्टिक एरिया एंड माइक्रोबियल कंट्रोल। पहले तो ये पढ़ लेते हैं एसेप्टिक एरिया होती क्या है। एसेप्टिक एरिया वो एरिया होती है जो कि 100% सेटलाइज जो एरिया होती है उसे हम एसेप्टिक एरिया कहते हैं। मतलब कि 100% बैक्टीरिया रहित एरिया को हम एसेप्टिक एरिया कहते हैं। अब क्या, एसेप्टिक टेक्निक्स आर यूज टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलर कंटामिनेशन इनटू ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स। जो एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं वो यूज्ड होती हैं माइक्रोबियल हमारे कंटामिनेशन होता है उसे रोकने के लिए। किसमें से? ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रोडक्ट्स में से माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एसेप्टिक टेक्निक्स। कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज आल्सो नेसेसरी टू एलिमिनेट एंड टॉक्सिक बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए उसे कंट्रोल करना, उस मतलब कि प्रोडक्ट्स को बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी से रोकना, ये बहुत ही आवश्यक है। इन एसेप्टिक एरिया इज अ रूम विद इन अ क्लीन एरिया डिजाइंड, कंस्ट्रक्टेड, सर्विस्ड एंड यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिव माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो एसेप्टिक एरिया होती है वो एक रूम होता है जो कि क्लीन एरिया से डिजाइंड होता है, कंस्ट्रक्टेड, उसकी सर्विसेज जो कि यूज्ड होती हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसमें मतलब कि एसेप्टिक एरिया वो एरिया है जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि क्लीन एरिया से डिजाइंड होती है। उसमें कंस्ट्रक्टेड जितने भी सर्विस यूज्ड होती हैं वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकती हैं। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन के सोर्स क्या है आप देखते हैं। एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी एक कंटामिनेशन हो सकता है, हमारा सोर्स हो सकता है। एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी बैक्टीरियाज ऐसे होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को कंटामिनेट कर सकती हैं। जैसे देखिए, द एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ बट डस्ट पार्टिकल्स इन आउटसाइड एयर में कैरी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जैसे एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे मतलब कि माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन क्या होता है उसमें कुछ जो हमारे एयर में, जो आउटसाइड एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सॉइल्स में होते हैं, जो ओरिजिनेट होते हैं हमारे सॉइल से, ठीक है, वो कैरी हो सकते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो कैरी हो सकते हैं। जैसे कौन कौन सी बैक्टीरिया हो गया? बैसिलस हो गया, ईस्ट हो गया एंड मोल्स हो गया। ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, ये हमारे मतलब कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? माउथ के थ्रू आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हम कुछ बोलेंगे, ठीक है, हम कुछ बोल रहे हैं तो उसकी मतलब कि जो हम बोल रहे हैं तो उसमें जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसमें ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो हमारे निकल आ सकते हैं, ठीक है। सीनिंग, खांसते टाइम, कफिंग, कफ मतलब कि कोई मतलब बूढ़ा व्यक्ति उसको कफ आता है या फिर कोई भी है उसमें कफ के थ्रू वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो इन ड्रॉपलेट्स expelled into the atmosphere from the mouth and the respiratory tract by talking, sneezing and coughing. Thus the air in a cold store is usually free from microorganism. इसीलिए हम एयर को कोल्ड स्टोर करते हैं, इसीलिए हम अपने प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोर करते हैं जो कि फ्री फॉर्म हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे इसमें एटमॉस्फेयर, जैसे हम कोई मतलब क्या कहते हैं एरिया है, उसमें क्या क्या यूज़ है, जैसे ऑपरेटर, रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं। जो ऑपरेटर क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली प्रेजेंट ऑन द स्किन इंक्लूड स्टेप्लोकोकस एंड डर्मेटोफाइटिक फंजाई। जो कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेनली प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन पे। कौन कौन सी फंजाई होती है? एक स्टेप्लोकोकस हो गई और एक डर्मेटोफाइट हो गई, जो कि हमारे स्किन में इंक्लूड होती है, ठीक है। ये भी हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है। द स्किन, हेयर एंड क्लोथिंग ऑफ द ऑपरेटर एंड पोटेंट सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेट्स। भाई बताया गया कि हमारे जो मतलब ऑपरेटर का जो स्किन है, हेयर है, उसकी जो क्लोथिंग है, ठीक है, वो एक सोर्स बन सकती है माइक्रोबियल कंटामिनेशन की। इसलिए इसको जो हमारे ऑपरेटर है वो भी बिल्कुल साफ और वेल सेटलाइज्ड होना चाहिए किसी भी एसेप्टिक एरिया में जाने के लिए, ठीक है। तो अब बात है हमारा सेकेंड में कितना है? रॉ मटेरियल्स क्या? ड्रग विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल, प्लांट और अदर नेचुरल सोर्सेज आर फ्रिक्वेंटली कंटामिनेशन विद बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्स। जो भी हम ड्रग
प्रिपेयर्ड करते हैं किसी एनिमल या किसी प्लांट या फिर किसी नेचुरल सोर्स से, वो भी एक कंटामिनेंट हो सकती है, किसके बैक्टीरिया के थ्रू कंटामिनेट हो सकती है। जैसे कौन कौन सी बैक्टीरिया, ईस्ट हो गई, मोल्स हो गई, ठीक है, हम एनिमल्स के थ्रू और प्लांट और नेचुरल सोर्स से जो भी हम ड्रग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसमें कंटामिनेंट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकती है ईस्ट और मोल्स की। तो उसमें भी हमें ध्यान रखना पर रॉ मटेरियल्स को भी हम चेक करके उसको बिल्कुल सर्टिलाइज करके, जब भी हम किसी ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं, जब तक वो सर्टिलाइज नहीं है तब से उसको हम प्रिपेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्ड पे हमारा क्या, दीज रॉ मटेरियल्स में अकाउंट फॉर अ हाई पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो ये रॉ मटेरियल्स होते हैं वो एक हाई प्रोपोर्शन होते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल्स तो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो उसमें रॉ मटेरियल्स का तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में तो सबसे ज़्यादा यूज़ ही होने वाला रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनका बिल्कुल ध्यान से, मतलब कि बिल्कुल इनको सर्टिलाइज करके, बिल्कुल बैक्टीरिया रहित करके जब भी हम इसको रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना चाहिए। वाटर इज़ आल्सो अ प्राइम सोर्स फॉर माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। हमारा जो वाटर होता है ना वो भी एक प्राइम सोर्स है माइक्रोबियल के लिए, ठीक है, जो कि हमारे पार्टिकुलर कंटामिनेट्स कर सकता है। जैसे कि हमने कोई टैप वाटर ले लिया, टैप वाटर में बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, तो वो भी हमारे किसी भी क्या प्रोडक्ट के लिए कंटामिनेट हो सकता है। इक्विपमेंट्स, जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पहले का ऑपरेटर जो काम कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटर हो गया, वो भी कंटामिनेट कर सकता है ऑपरेटर, ठीक है। फिर जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भी कंटामिनेट कर सकता है हमारे प्रोडक्ट को। अब आता है हमारा इक्विपमेंट, जो हम इक्विपमेंट बनाने, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी कंटामिनेट कर सकता है। कैसे, वर्किंग सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इक्विपमेंट्स आर आल्सो पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो कि वर्किंग सरफेस होता है या वर्किंग सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि इक्विपमेंट का बाहर का चीज, मतलब कि बाहर का सरफेस और अंदर का सरफेस, ठीक है, वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है कंटामिनेट्स के लिए। कैसे, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब कि कोई उसमें अंदर, मतलब जिसमें वर्किंग सरफेस होता है ना, जो अंदर का सरफेस होता है इक्विपमेंट का, वो उसमें शायद कुछ सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स लगे हों, ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर से, उसमें बाहर से जो उसके बाहर की एरिया एक्सटर्नल सरफेस है उस पर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर से लग गए हों, तो ये भी हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं। फिर अब आता है डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया की डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, कैसे हम एसेप्टिक एरिया बनाते हैं। द प्रोडक्शन एरिया नॉर्मली डिवाइडेड इनटू द क्लीन एरिया, कंपाउंडिंग एरिया, द एसेप्टिक एरिया एंड क्वारंटीन एरिया एंड द पैकेजिंग एरिया, ठीक है। ऑल दीज एरिया शुड बी डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर केस ऑफ क्लीनिंग एफिशिएंट ऑपरेशंस, अट्रैक्टिवनेस एंड कंफर्ट ऑफ पर्सनल। हम जो ये नॉर्मली जो, मतलब कि जो ये एरिया हम प्रोडक्शन के लिए जो एरिया नॉर्मली बनाते हैं उसको हम इसमें डिवाइड करते हैं। एक क्लीन एरिया बनाते हैं, एक कंपाउंडिंग एरिया बनाते हैं, एक एसेप्टिक एरिया बनाते हैं, एक क्वारंटीन एरिया बनाते हैं, एक पैकेजिंग एरिया बनाती हैं। और ये जितनी भी सारी एरिया होती हैं वो की डिज़ाइंड होती हैं एक कंस्ट्रक्टेड ऑफ क्लीन, बिल्कुल क्लीन एफिशिएंट ऑपरेशन उसमें यूज़ होता है, अट्रैक्टिव होती हैं और कंफर्ट होती हैं यूज़ करने के लिए, हमारे पर्सनल यूज़ करने के लिए कंफर्ट होती हैं। जब इन सबसे मिलाकर हम एक एसेप्टिक एरिया डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी ये देखिए, आप फिगर देख सकते हैं, ये ऑफिस है, ये स्टॉक रूम है, ठीक है। इसमें क्या हमारा प्रोडक्ट आया, ठीक है, हमने जो भी सर्टिलाइज करके हमने प्रोडक्ट अपना इसमें ले आया, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, ये फिर कंपाउंडिंग एरिया में जाते हैं, ठीक है, क्लीन एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो यही मतलब कि कंपाउंडिंग एरिया से सर्टिलाइजेशन में भी जा सकता है, या फिर क्या कहते हैं जो हमारी क्लीन एरिया है, ठीक है, क्लीन एरिया से सर्टिलाइजेशन में जाएगा, सर्टिलाइजेशन से एसेप्टिक फिलिंग एरिया में पहुंचेगा, कंपाउंडिंग एरिया से भी सर्टिलाइजेशन एरिया में आएगा। देखिए ऊपर के जो यहाँ पे देखिए आप, ये एयर लॉक्ड है, मतलब कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट आ गया वो प्रोडक्ट आ गया, अब वो ना जब बाहर से ना कुछ आ सकता है ना अंदर से कुछ बाहर जा सकता है, बिल्कुल बंद है, ठीक है, बिल्कुल उसमें एक बैक्टीरिया तक नहीं आ सकती, ठीक है। उसके अंदर ये सब सर्टिलाइजेशन होगी, एसेप्टिक एरिया होगी, ठीक है। जब ये एसेप्टिक एरिया हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल सर्टिलाइज प्रोडक्ट बिल्कुल सर्टिलाइज होगा, 100% बैक्टीरिया किल हो गई। फिर वो क्वारंटीन एरिया में जाएगा, ठीक है, क्वारंटीन एरिया के बाद फिर वो पैकेजिंग एंड फिनिश, फिर उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग एरिया के बाद फिर वो स्टोर में किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्टोर मतलब कि शिपिंग, आगे शिपिंग करने के लिए स्टोर किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल, फिर उसको क्वालिटी कंट्रोल की जाएगी और फिर उसे शिपिंग कर दिया, आगे
सीप्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बता दीजिए स्टॉक रूम में आया, स्टॉक रूम के बाद हमारा क्लीन एरिया में गया, क्लीन एरिया के बाद सर्टिलाइजेशन मतलब कि इसको बिल्कुल सर्टिलाइज किया गया। ठीक है, सर्टिलाइज के बाद वो असेप्टिक एरिया में गया, सर्टिलाइज किया गया, सर्टिलाइज बिल्कुल बैक्टीरिया रहित हो गया, फिर उसको हम एसेप्टिक एरिया में पहुंचाएंगे। एसेप्टिक एरिया के बाद फिर हम उसके क्वारंटीन एरिया में पहुंचाएंगे, क्वारंटीन एरिया के बाद वो पैकेजिंग के लिए आएगा, फिर उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग एरिया के बाद फिर वो स्टोर किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, उसके बाद उसे सीप्ड कर दिया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा भाई। ठीक है, फिर आप देखिए क्लीन एरियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिलाइज प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रेड्स A B C D। जो क्लीन एरिया के प्रोडक्शन होता है उसको मतलब उसमें जो सर्टिलाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो 4 ग्रेड्स में क्लासिफाइड किए गए A B C D। दीज ग्रेड्स आर कैटेगराइज्ड बाय पार्टिकुलेट क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एयर। जो ग्रेड्स होती है ना ये मतलब कि एक क्वालिटी के ऊपर डिपेंड की गई हैं, जो कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी होती है उसके ऊपर कैटेगराइज्ड की गई है ग्रेड। व्हेन द एयर क्लीन एरिया इज ऑपरेटिंग इन बोथ मैन्ड एंड अनमैन्ड डिस्टेंस। जो कि ये क्लीन एरिया होती है जो कि ऑपरेट करती है एक मैनर के फॉर्म में भी एक अनमैनर के फॉर्म में भी। ठीक है, तो उसी से मिला के एक क्लीन एरिया बनाई गई है, प्रोडक्शन एरिया के लिए बनाई गई है, जो कि ग्रेड्स में हमें आगे ये ग्रेड्स के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा, अभी A B C D के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि जो हमारे क्लीन एरिया का प्रोडक्शन होता है, सेटल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ होते हैं वो कि 4 ग्रेड्स में क्लासीफाइड किए गए A B और C और D। ठीक है, फिर हमारा आता है जैसे क्लीन एरिया में क्या क्या यूज़ होते हैं, कैसे हम वो क्या कहते हैं सेप्टिक एरिया कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, उसका जो फ्लोस हो गया, बाल्स एंड सीलिंग्स उसकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसको सेप्टिक एरिया को बनाने के लिए कैसे फ्लोस उसमें यूज़ हों, कैसे वॉल्स उसकी यूज़ हों, उसकी कैसे सीलिंग्स यूज़ हों। ठीक है, उसकी डोर्स विंडोज़ एंड सर्विस उसकी कैसी सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग कैसे होनी चाहिए कि भाई अभी मैं बताया कि मतलब कि हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ठीक है वो कैसे उसमें काम करें, कैसे उनकी मतलब कि कैसे वो बिल्कुल सर्टिलाइज हों, जो वहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है कैसे इक्विपमेंट बिल्कुल सर्टिलाइज हों, बैक्टीरिया की एक मतलब 0.1 फॉर्म भी ना हो बैक्टीरिया की। ठीक है, तो वही है फ्लोर्स वाल्स एंड सीलिंग्स। ऑल क्लीन रूम सरफेस इंक्लूडिंग द फ्लोर्स वाल्स एंड सीलिंग मस्ट बी स्मूथ impervious easily cleaned and disinfected एंड बी कंस्ट्रक्टेड टू मिनिमाइज माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। जो भी क्लीन रूम सरफेस होता है जो कि इसमें फ्लोर्स मतलब कि गेट हो गए, वॉल्स दीवार हो गए, सीलिंग्स हैं, वो मस्ट भी स्मूथ होनी चाहिए, इम्प्रीवियस होनी चाहिए, ईजिली क्लीन जिसको हम आसानी से क्लीन कर सकें, जिसको हम आसानी से डिसइंफेक्टेड कर सकें। जैसे यूनिट 3 में डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ाया है, आपको ये वीडियो हमारी आई बटन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स हो सकें, ईजिली डिसइंफेक्टेंट्स हो सकें और कंस्ट्रक्टेड मतलब कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है ना उसको मिनिमाइज कर सकें, उसे रोक सकें और पार्टिकुलेट कंटामिनेशन ना होने दें। द सीलिंग्स आर सील्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। सीलिंग जो होती है ना मतलब कि जो हमारे रूम्स में जो सीलिंग्स होती हैं कहीं पे देखिए आप देखिए कभी कभी क्या होता है हमारे रूफ्स में जो हमारी वॉल्स होती हैं उसमें सीलिंग हो जाती है, उसमें पानी आने लगता है। ठीक है, तो वही बताएगा सीलिंग बिल्कुल सील्ड होनी चाहिए जिसमें कि जहाँ से भी किसी भी प्रकार से माइक्रोबियल कंटामिनेशन का प्रिवेंट उसके अंदर ना मतलब कि रूम के अंदर ना आ सके। इंटरनल फिटिंग्स सच एज कपबोर्ड्स, डैश, स्लीप्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी केप्ट टू अ मिनिमम। जो भी उसमें कपबोर्ड्स, डैश और स्लीप जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सिर्फ मिनिमम मतलब कि मिनिमम ही होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स जितने आपको यूज़ में हो ना उतने ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, वही इसमें बताया गया कि कोई भी माइक्रोबियल की कंटामिनेशन उसमें प्रेजेंट ना हो पाए, ऐसे हम यूज़ करते हैं फ्लोर्स, बाल्स और सीलिंग्स में। फिर हम आते हैं डोर्स, विंडोज एंड सर्विसेज। उसकी डोर्स कैसी होनी चाहिए, विंडोज़ कैसी होनी चाहिए और उसमें वहाँ पे जो काम करते हैं उनकी सर्विसेज कैसी होनी चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड बी फिटेड फ्लश विद द वॉल्स। ठीक है, जो डोर्स एंड विंडोज होती है ना वो बिल्कुल बॉल्स के चिपके होनी चाहिए, फ्लश होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी उसमें बाहर से मतलब कि एक एयर का पार्टिकल्स भी ना आ पाए, ऐसे फ्लश होनी चाहिए। विंडोज इफ़ रिक्वायर्ड आर सेली टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन एंड आर नॉट वेंटिलेशन। ठीक है, जो विंडोज़ अगर रिक्वायर्ड हो ठीक है तो उतनी ही लगानी चाहिए उनको और उससे मतलब कि उसमें इतनी क्या कहते हैं उसमें वेंटिलेशन की भी वो ना हो, उसमें मतलब कि विंडो के एयर पार्टिकल्स भी अंदर आ ना सकें, ऐसी विंडोज हमें लगानी चाहिए। द शुड बी नॉट ऑपरेबल। ठीक है, और वो ओपन ना हो सकें, मतलब कि वही बताएगा कि विंडो ऐसी होनी चाहिए जो कि बाहर से ओपन ना हो सकें, बंद होनी चाहिए, उसमें ग्लास चढ़ा होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि एयर पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर के एयर पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना आ सकें।
एयर लॉक्ड डोर्स होने चाहिए, बाल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ऑटोक्लेव एंड ड्राई हीट सेटलाइट शुड बी फिटेड विद इंटरलॉक डोर, ठीक है। जो कि हमारे मतलब कि इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ऑटोक्लेव हो गए, हीट सेटलाइजर्स हो गए, वो कि इंटरलॉक्ड डोर्स के अंदर फिटेड होनी चाहिए। हमारे जो डोर्स होते हैं ना वो भी एयर लॉक्ड होने चाहिए। पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, उनकी पर्सनल क्लोथिंग प्रोटेक्टिव कैसी होनी चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ क्लीन एरियाज अराइजेस फ्रॉम स्किन स्केल्स विच आर रिलीज्ड बाय ऑपरेटर्स। जो मेन सोर्स होता है ना कंटामिनेशन का, वो मतलब कि जो क्लीन एरिया में मेन सोर्स होता है ना कंटामिनेशन का, वो कहाँ से अराइज होता है, ऑपरेटर से अराइज होता है। जैसे उसकी स्किन स्केल्स हो गई, उसके मतलब कि कहते हैं उसकी स्किन हो गई, उसकी क्लोथिंग हो गई, ठीक है, या फिर उसको कोई भी बीमारी हो, ठीक है, उससे हमारे कंटामिनेशन के होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि एक ऑपरेटर से कंटामिनेशन, किसी प्रोडक्ट को कंटामिनेट करने के लिए ज़्यादा चांस होते हैं। पर्सनल सेलेक्टेड टू वर्क ऑन प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट बी नीट एंड रिलेबल। जो भी हम मतलब कि जो हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, उनको बनाने के लिए ना एक ऐसा पर्सनल सेलेक्ट वर्कर हमें चूज़ करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, जो बिल्कुल नीट हो, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो एंड रिलेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। ऑल पर्सनल शुड बी ट्रेंड फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड एसेप्टिक टेक्निक्स। जितने भी पर्सनल हैं, मतलब कि जितने भी पर्सन वहाँ पे काम करते हैं, वो सारे ट्रेंड होने चाहिए एक गुड मैन्युफैक्चर करने के लिए। उनको प्रैक्टिस होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की और एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करने की। वही वहाँ पे पर्सन लगाए जाएं, मतलब कि वही एसेप्टिक एरिया में जाने की उन्हें ही अनुमति दी जाए। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग इज डिज़ाइन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम द बॉडी एंड एवरीडे क्लोथिंग। जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है, मतलब कि क्लोथ को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखना चाहिए, डिज़ाइंड मतलब कि बिल्कुल ऐसा, मतलब एक कण भी, पार्टिकल भी बैक्टीरिया का ना हो, रोज़ बॉडी को धोना चाहिए, ठीक है। क्लोथ्स को एवरीडे प्रोटेक्ट क्लोथिंग करनी चाहिए। ऑल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मस्ट बी सेटलाइज बाय मॉइस्ट हीट सेटलाइजेशन और इथाइल ऑक्साइड सेटलाइजेशन। जो भी हम क्लोथिंग, मतलब कि जो भी वहाँ पे ऑपरेटर काम करता है, उसकी क्लोथ ना सारे मतलब कि पर डे एवरीडे हीट सेटलाइजेशन या इथाइलिन ऑक्साइड सेटलाइजेशन से सेटलाइज की गई हो। फ्रेश सेटलाइट क्लोथिंग शुड बी नॉर्मली बी प्रोवाइड ईच टाइम ऑफ पर्सन इंटर एसेप्टिक एरिया। जो ऑपरेटर पर डे मतलब कि एक फ्रेश सेटलाइट क्लोथ पहनता है, उसी को मतलब कि एसेप्टिक एरिया में उसी पर्सन को एसेप्टिक एरिया में इंटर करने की अनुमति दी जाए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शंस Cleaning and disinfection procedure are used for removal from microbial and particulate contamination। जो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंस प्रोसीजर होते हैं वो यूज होते हैं माइक्रोबियल और पार्टिकुलेट कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए। क्लीनिंग एजेंट्स आर द एल्कलाइन डिटर्जेंट्स और नॉन आयोनिक एंड आयोनिक सर्फेक्टेंट्स। जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो एल्कलाइन डिटर्जेंट्स हो गया, नॉन आयोनिक और आयोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं, वही क्लीनिंग एजेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए। और फिर क्या हमारा सेंट्रीमाइड एंड क्लोरोहेक्साडाइन इन 70% एल्कोहल आर सुटेबल फॉर यूज टू स्किन डिसइंफेक्टेंट। किसी भी स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए 70% ऑफ एल्कोहल सुटेबल होता है। जैसे आपने वो देखा होगा, इस टाइम वो आ रहा है हमारे आज कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं ना, तो देखिए उसमें सैनिटाइजर की आप बोतल लेंगे ना, तो उसमें पीछे देखिए उसमें 70% एल्कोहल की मात्रा होती है। 70% एल्कोहल मात्रा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर का क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे और टेस्टिंग ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया रूम्स पढ़ेंगे। फिर हमारा अगले लेक्चर में हमारा यूनिट 4 का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसे आप कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।